सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। ये हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कमेंट तो कभी नहीं करते, पर हां, ये प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे जरूर ही रिप्लाई करते हैं। इनका नाम है तुषार पांडे, ये दिल्ली से हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ है, डेहरी ऑन सोन से हैं ये। 13 दिसंबर 1998, 13:06। अब जरा गौर करिएगा तो इनका जन्म हुआ है दिसंबर माह में। दिसंबर माह में जन्म होना और व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ बैठा है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में सबसे पहले इनके चंद्रमा पे और पंचांग पे थोड़ी सी दृष्टि लेकर के आता हूं। जरा ध्यान से समझना, इनकी कुंडली का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि का है। ध्यान से समझना, कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि का जो चंद्रमा होता है वो पापक ग्रह हो जाता है। और जब चंद्रमा पापक ग्रह हो जाते हैं तो वो कंफ्यूजन के लिए अग्रसर कर देते हैं। वही दरअसल एकमात्र ऐसा ग्रह जो व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करने का प्रमुख कारण बन जाता है। जन्म कुंडली का ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन है? चंद्रमा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर आंख बंद करके कोई पूछे कि कौन सा महत्वपूर्ण प्लेनेट है तो चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपके फ्लक्चुएशन का निर्धारक है। और दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति। अब ये व्यक्ति जो जिसकी कुंडली में देख रहा हूं, अगर ये मीन लग्न का है तो मछली का काम क्या है? मीन का मतलब मछली, और वो भटकती है किसके पीछे? लक्ष्यों के पीछे। उसका कभी भी एक लक्ष्य नहीं होता है। मछली क्यों मारी जाती है? क्योंकि वो जैसे ही अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहती है उसका शिकार हो चुका होता है। बस बात खत्म। लग्न के अधिपति 12वें, ये जन्म कुंडली का व्यय भाव है। अब व्यक्ति को व्यय होगा तो जीवन में आरंभ में कष्ट की स्थिति। लग्न के अधिपति 12वें, ये विदेश भाव है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाए उतना ही लाभ करे, और जब तक ये जन्म स्थान से दूर नहीं जाएगा तब तक, मतलब विदेश में चला जाए तो आनंद है, जितना दूर जाए उतना ही लाभ। ये तो पहली बात। दूसरी, लग्न के अधिपति का 12वें जाना जहां ये बता रहा है कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, वहीं दूसरे नंबर पे वो ये भी बता रहा है कि वो दूरस्थ है। दूरस्थ होने का मतलब व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का एक्टिविटीज, जितना भी प्रभाव है उसका जितना निखर करके सामने आना चाहिए वो उतना नहीं आता है। कई बार बड़ी मेहनत के बाद जितना मेहनत करे उतना ना मिले परिणाम, वो सोखने वाला भाव है। पेपर सोखता होता है ना, जैसे आप किरोसिन जब गिर जाए तो उस पर सोखता डाल देते हैं, वो गद्दी वो डाल देते हैं तो वो किरोसिन को सोख लेता है और फिर निचोड़ देता है। आपका ये व्यक्तित्व है और यही सुख गया है, सोख लिया गया है। ये जन्म कुंडली में ऐसा भाव है जहां पे व्यक्ति के संपूर्ण को कमजोर कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। और जरा गौर करिए तो व्यक्ति को हर बार भटकना क्यों पड़ा, या क्यों पड़ रहा है, या स्ट्रेंथ क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि यही अवयोग की स्थिति है। अब जरा गौर करो तो लग्न पे मंगल देख रहे हैं, ये उग्र और व्यग्र बनाना। छोटी छोटी समस्याओं में भी व्यक्ति अपने आप को ढाढ़स से युक्त रखता है, कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि उस पर चंद्रमा का शैतल्य प्रभाव और मंगल का गर्म प्रभाव भी दोनों है, तो वो उसको बैलेंस कर रहे हैं। यहां सप्तम भाव से व्यक्ति की कुंडली में मंगल और चंद्रमा का एक साथ बैठ करके लग्न को देखना व्यक्ति को भविष्य में लक्ष्मी संपन्न बनाएगा। भविष्य में व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न बनाता है और व्यक्ति के जीवन में दैनिक आय की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होगी जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, क्योंकि ये डेली बेसिस के इनकम का भाव है। इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी बताता हूं अगर, तो एक तो 12वें नंबर में केतु का बैठना और दूसरे नंबर में शनि नीच का होना। अब जरा गौर करना, ये भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का है। यहां से आपके खानदान का विचार, इसका सुख मिला नहीं, या जो रहे भी वो भी साथ छोड़ करके चले गए, तो कभी ना मिला। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में यहां पे नीच का शनि है। जिस भाव में ग्रह अगर नीच का बैठ जाए उस भाव का सबसे पहले खराब करता है। ये भाव धन का है, मिला नहीं, कमजोरी रही। ये जन्म कुंडली का धन भाव, ये जन्म कुंडली के संबंधों का भाव है। तो यहां से कोई भी आपका अपना तो कभी है नहीं, यहां पे कोई भी आपका अपना नहीं है। जब सबको आपसे काम की आवश्यकता पड़ेगी सब आपसे पूछेंगे, पर जैसे ही आपसे उसका काम खत्म, आप खत्म। ये द्वितीय भाव है। यहां से पैतृक संपत्ति का विचार, तो यहां पे जन्म कुंडली कमजोर, क्योंकि पैतृक संपत्ति का भाव मिला नहीं और व्यक्ति जो है वो नीच का शनि है वहां, तो शनि नीच का होता है तो अब वहां पे व्यक्ति की वाणी में डिसबैलेंस होने की स्थिति बनती है। जितना चाहिए उतना नहीं, या जितना है उतना आवश्यक नहीं।
ये वाणी का भी भाव होता है। तो इसका प्रभाव कभी कमोबेश हो जाए, कभी ज्यादा मिल जाए, कभी बिल्कुल भी ना मिले, कहीं जहां पे बोलना चाहिए वहां ना मिले, कभी बोलना पड़े तो मतलब वो एक क्षेत्र ऐसा जहां से वो उसको बैलेंस हम होते हुए नहीं देख रहे हैं। और जन्म कुंडली में शनि और मंगल के संबंध को देखिए तो उस मंगल की 7वीं दृष्टि यहां और 8वीं दृष्टि यहां, शनि मंगल का प्रभाव जब यहां पे होता है तो व्यक्ति को पिता का सुख कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये पिता का भी भाव है, पिता का सुख, पिता का भाव। ये यहां के अधिपति को देखिए तो जन्म कुंडली में पिता भाव के अधिपति 12 में राहु केतु के असर में, इस वजह से पिता का लाभ कमजोर। और पिता का कारक सूर्य और बुध, जन्म कुंडली में पिता का लाभ मिलता दिखा था लेकिन संपूर्ण नहीं, क्योंकि एक बात जो इस कुंडली में सबसे अच्छी है कि नवम भाव में सूर्य और बुध का यहां बैठना व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाला, लोगों की मदद करने वाला, शुद्ध रूप से परिपक्वता का परिचय देने वाला, अपने लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा उन्मुख रहने वाला, बेवजह बिना काम का और बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए भी तत्पर और खड़ा रहना, ये सूर्य और बुध कराते हैं। और व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करता, सूक्ष्म अन्वेषण करता और दैवज्ञ बनाते हैं। पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति के साथ है, जो इनके साथ नहीं है उसका भी आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है, उसी आशीर्वाद के भरोसे व्यक्ति की गाड़ी चल रही है। ये एक अद्भुत बात। गुरु 12वें भाव में है, माता भाव को देखिए, माता भाव का अधिपति बुध जाकर के कहां बैठा है, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में। अब जरा विचार करिए तो पिता भाव का अधिपति मृत्यु को प्राप्त करता है, ये मृत्यु भाव है, और माता का अधिपति भाग्य में, तो माता का सुख है, जातक की माता है पर पिता नहीं। माता का अधिपति तो बेहतरीन है पर पिता का अधिपति कमजोर। और एक बात और भी बताता हूं, यहां बैठा कौन है, शुक्र, जो कौन है, जो साक्षात अष्टम भाव का अधिपति, ये सबसे खराब भाव का अधिपति यहां बैठता है। तो जब कभी भी कुंडली में, जब किसी भी भाव में, जैसे मैंने क्या बात बताई कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि नीच के हैं तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिला, देर से, कमजोर या कम या न के बराबर। लेकिन पिता भाव को देखो जरा तो वहां पे सबसे खराब भाव का अधिपति वहीं बैठा है, तो इस भाव को कमजोर किया। तो इस वजह से कि जन्म कुंडली में कई बार यह बात भी दिखती है कि अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में शुक्र अकेले बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को पद की इच्छा दे देते हैं, व्यक्ति को प्रतियोगिता में सफलता मिलने में कई बार विलंब भी हो, और कई बार व्यक्ति जो है वो जो चाहता है वो कई बार ना भी मिले, पर उसके लिए मशक्कत की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी जातक के ऊपर से चल रही है राहु की दशा। अभी जातक के ऊपर से 2022 के 10वें महीने तक चल रही है राहु की दशा। इस दौरान बुद्ध्या विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम, इतना कष्ट होता है ये दशा, क्योंकि राहु जो देखिए वो छठे भाव में बैठे हैं, सिंह के होकर के बैठे हैं, और इसका अधिपति जन्म कुंडली में इससे केंद्र में बैठा है। और जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं वो मघा नक्षत्र है, केतु जो खुद 12 में है, गुरु के प्रभाव को प्रभावित कर रहे हैं राहु केतु। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जितने भी सकारात्मक माहौल की स्थिति बनती है वो थोड़ी कमजोर में या कमोबेश में होती है। ये कुंडली वो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और व्यक्ति की कुंडली जो अगर और भी निकट से आकर के देखते हैं तो ये शुक्र व्यक्ति के अंदर इच्छा पैदा करते हैं पद पे जाने की। शुक्र क्राउन होता है ना, सिंहासन। पर गौर करने वाली बात है कि व्यक्ति के जीवन में भटकाव भी संभव है, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति बैठा है, तो हमें यहां पे संपूर्ण तरीके से फोकस बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा है शांत और मंगल है क्रूर, मंगल है पाप। तो मन के साथ कौन बैठा? एक पापग्रह, जो कहां का अधिपति है? भाग्येश। आपकी कुंडली में भाग्य का लाभ बहुत बढ़िया है, क्योंकि व्यक्तित्व पे भाग्य भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि है। मंगल यहां वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल यहां बैठे और 7वीं दृष्टि से यहां, तो चंद्रमा के साथ मंगल बैठे। अब मन के साथ भाग्य का अधिपति बैठा, पर वो मंगल है जो वास्तव में आपकी कुंडली का धनेश होता है, और इस कुंडली के लिए वो अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है। पर फिर भी हमें मन को संतुलित करना होगा, वो बहुत ज्यादा भटकाव में है। गौर करिए, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी अगर व्यक्तित्व को कोई दर्पण मिल जाता। अच्छा, क्योंकि व्यक्तित्व को दर्पण नहीं मिला, लग्न खाली है। लग्न खाली हो, लग्न पे मंगल का प्रभाव हो, तो व्यक्ति में इतना ज्यादा टैलेंट हो जाए कि वो किसी एक को पकड़ ही ना पाए। बस यही बात है, व्यक्ति पकड़ नहीं पाए क्योंकि मंगल भी देख रहा है और गुरु 12 में, तो ये कमजोरी हो गई।
चंद्रमा जो है वो मन को एक जगह टिकने देता नहीं है, क्योंकि वो पापक है। अगर वो शुभग्रह होता तो व्यक्ति के लिए सपोर्टिव होता, लेकिन चंद्रमा है पापक, इस वजह से वो सपोर्टिव नहीं हो रहा है। तो बात यहां ये है। दूसरी बात कि चल रही है राहु की दशा, तो राहु की दशा में तो वैसे भी लोग मथ जाते हैं। वैसे व्यक्ति की कुंडली में सेक्टर बड़ा अच्छा है, राहु की स्थिति शुक्र को देख रही है, ये जबरदस्त है कैरियर के लिए। उस राहु की स्थिति जन्म कुंडली में यहां है, पर यहां के लिए तो थोड़ी कमजोर है। धन वगैरह के लिए ऋण में फंसना, कई बार व्यक्ति को ऋण में जाना पड़ता है, डूबना पड़ता है, और बहुत बार कई बार व्यक्ति डूब जाता है। कुछ भी अंधेरा ना दिखे, कुछ भी ना दिखे, बिल्कुल अंधेरा हो, तो फिर भी उससे भी उतर जाता है, उससे भी उसको कोई ना कोई निकालने वाला मिल जाता है। जन्म कुंडली के आधार पर अगर मैं देखता हूं तो दशम स्थान का अधिपति 12वें, व्यक्ति की कुंडली में वहां शुक्र बैठे हैं, फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, व्यक्ति को पद मिलने की संभावना भी है। और जन्म कुंडली में भाग्य भाव में जब सूर्य और बुध बैठे हों तो इस कुंडली के जितने भी प्रकार की समस्याएं होती हैं वो सूर्य और बुध हरण करने के लिए काफी है। ये भाग्य भाव में सूर्य और बुध का बैठना व्यक्ति की कुंडली में भाग्य को लाभ देने वाला, भाग्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए और श्रेष्ठ स्थितियों में ले जाकर के स्थापित करने की योग्यता और क्षमता देते हैं। इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी गुरु का राहु और केतु के प्रभाव में रहना, जिसके कारण अब होगा क्या, गुरु राहु और केतु के प्रभाव में होते हैं तो कई बार लोग गुरु चांडाल बोल देते हैं, पर वास्तव में मैं उसकी चर्चा ना करूं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि गुरु राहु के जब प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति को तार्किक बना देते हैं और व्यक्ति सिर्फ अपनी ही बात मानने वाला हो जाता है, सिर्फ अपनी बात। क्योंकि गुरु है शुद्ध ज्ञान और राहु है धुआं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है, और ये जो तर्क करने की शक्ति पैदा होती है वो गुरु और राहु के संयोग से ही होती है। व्यक्ति कई बार धार्मिक भी है, अधार्मिक भी है, अनियमित भी है, नियमित भी है, पॉजिटिव भी है, और कई बार ऐसी स्थिति जहां पे उसको कुछ भी दिखता नहीं है। कभी सब कुछ साफ दिखे, कभी बिल्कुल खाली, कभी बिल्कुल खाली, कभी बिल्कुल स्पष्ट। ये स्थिति है। मतलब उसको दरअसल इस कुंडली की समस्या बैलेंस करना है, बैलेंस करना है एक लेवल में आकर के जहां आपका बिजनेस ऑटो मोड पे हो जाए, जहां आप सिर्फ बैठे रहो और सब कुछ देखता रहे। इस स्थिति में अभी ले जाना बाकी है। पर राहु के बाद गुरु आएंगे 2022 के 10वें महीने में, और वास्तव में इस कुंडली को जो दिशा मिलेगी वो मिलेगी 2024 के 12वें महीने से, मतलब 25 के आरंभ से। राहु की दशा जब तक 2022 के 10वें महीने तक नहीं जाती है अभी भी व्यक्ति के जीवन में भटकाव थोड़ा संभव है। और ये प्रतियोगिता भाव में बैठे हैं सिंह राशि के, जिसका अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठा है। ये सरकारी नौकरी के योग बनाते। मैंने कार्यक्रम करके बताई थी बात कि जन्म कुंडली के यहां 5 नंबर के अधिपति, सिंह राशि के अधिपति अगर भाग्य भाव में बैठे हो तो व्यक्ति को सरकारी पदों में लाभ देते हैं और उच्च पदस्थ अधिकारी भी बनाते हैं। और गौर करना तो जन्म कुंडली में सुख भाव के अधिपति भी पंचम भाव के, छठे भाव के अधिपति, ये तो वही संयोग हो गया। मैंने वो कार्यक्रम करके बताई थी, आप लोगों ने शायद देखा हो कि जहां जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति और जन्म कुंडली के छठे स्थान के अधिपति, यहां के अधिपति हुए बुध और यहां के अधिपति हुए सूर्य, ये दोनों एक साथ भाग्य में बैठे हैं। 100% व्यक्ति की कुंडली में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग है। ये इस बात का प्रमाण मैं दे सकता हूं। पर गड़बड़ा कहां रहा है? गड़बड़ा रहा है गुरु जो राहु और केतु के संपर्क में है, गड़बड़ा रहे हैं शुक्र जो अष्टम भाव के अधिपति, मतलब ये चैलेंजिंग भी है आपके, ऐसा संभव है, और गड़बड़ा रहे हैं शनि। तो बजरंग बली की पूजा, क्योंकि राहु की दशा चली है तो बजरंग बली की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का जप और सुंदरकांड का पाठ अगर होता रहे, या तो किसी के द्वारा करवा दो या तो खुद से कर दो, तो अति उत्तम हो जाए। अब रखता हूं, नमस्कार।